दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी की क्लास को लेकर हाजिर हूँ। आज हमारा 334 नंबर का लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप लेते हैं दोस्तों तो पूरे के पूरे 10,000 सवाल, कितने सवाल? 10,000 सवाल दोस्तों आप लोगों को इस कक्षा में पढ़ाया जा चुका है। जो सीरीज चल रही बहुत ही लंबी सीरीज है। इसी सीरीज के अंतर्गत हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री, मिडावल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इन तीनों विषय को पढ़ के समाप्त किया। फिर इंडियन पॉलिटी को पढ़ के समाप्त किया, जिसे हम भारतीय राज्य व्यवस्था के नाम से जानते हैं। उसके बाद दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी अब चल रही। इसके पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी की पूरी क्लास आपको दी जा चुकी है, यानी विश्व के भूगोल से संबंधित जितने भी टॉपिक है वो सब कुछ आपको पढ़ाए जा चुके हैं। ये सीरीज इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जुड़ेंगे इस सीरीज से तो अपने आप आपको लगेगा कि बहुत ही फायदेमंद सीरीज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च किए गए। आप चाहें तो इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं सीधे अपने मुद्दे पर और बातचीत करते हैं, देखते हैं कौन कौन से सवाल हैं। अच्छा, मैं तो ये बताना भूल ही गया कि आज जो हमारी क्लास है इसमें हम किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, टॉपिक हम डेली चेंज करते हैं। ऐसा नहीं कि जो आज टॉपिक पढ़ा है वही कल पढ़ना है, परसों पढ़ना है, ऐसा नहीं दोस्तों। प्रतिदिन हम एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होते हैं और पढ़ने पढ़ाने का मजा भी दोस्तों बढ़ जाता है। ठीक है, तो आज जो हमारा 334 नंबर का लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? हम लोग आर्कियन चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे, कुडप्पा चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे, बिंद चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हमारा चैप्टर है वह दोस्तों भारत की भूगर्भिक संरचना, भारत के जो जमीन है, धरती है, जो भूमि है, उसके गर्भ की संरचना कैसी है उसके बारे में हम लोग आज जानने समझने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो कैसे कैसे सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जरा उन तथ्यों पर हम चर्चा करते हैं। पहला ही सवाल दे रहा दोस्तों कि अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के मध्य अवस्थित भूसन्नति कौन सी है दोस्तों? देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा, बहुत करोड़ों साल पहले की बात है जब पूरी पृथ्वी जो थी ना, ऐसे गोल जो पृथ्वी, अच्छा पृथ्वी गोल भी नहीं दोस्तों, पृथ्वी की आकृति कैसी है तो जरा ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी की आकृति है गोलाभ। क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि पृथ्वी गोल है। ना तो पृथ्वी गोल है पूरी तरह से, ना ही पृथ्वी पूरी तरह से अंडाकार है। हाँ, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव जो दोस्तों थोड़ा सा चपटा है, जैसा नारंगी देखते हैं ना, संतरा, ठीक है, उसी तरह से थोड़ा सा चपटा है, इसलिए उस आकार को हम कहते क्या है? उस आकार को हम कहते हैं गोलाभ। बड़ा अच्छा सा सवाल, इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो इसके अंदर दोस्तों जितने भी महाद्वीप थे ना, ये सारे महाद्वीप एक थे। आज ना सारे महाद्वीप अलग अलग हो गए हैं। आप जो भी 7 महाद्वीप पढ़ते हैं, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप, ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अंटार्कटिका, ये जो आप पढ़ते हैं आज अलग अलग है। पहले ये एक साथ थे। जिस जमाने में दोस्तों एक साथ थे, उस जमाने में इसे हम कहते थे पेंजिया। क्या कहते थे? इसका नाम था दोस्तों पेंजिया। और इसके चारों तरफ जो समुद्र था ना, इसके जो चारों तरफ समुद्र था, इसे कहते थे दोस्तों पैंथालासा। ठीक है, पैंथालासा। फिर होता क्या, कुछ समय बाद क्या होता है, ये जो धरातल था, जो भूमि थी, ये 2 खंडों में विभाजित हो जाती है। बड़ी लंबी कहानी है उसके लिए। ठीक है, जब 2 खंडों में विभाजित हो जाती है तो एक हिस्से का नाम पड़ता अंगारा लैंड और दूसरे हिस्से का नाम पड़ता दोस्तों गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो एक तरफ दोस्तों अंगारा लैंड हो गया, ये ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया दोस्तों? याद रखेंगे, इसे नाम दिया गया अंगारा लैंड। क्या नाम दिया गया? अंगारा लैंड। अंगारा लैंड। ठीक है, इसे अंगारा लैंड नाम दिया गया। और जो नीचे का हिस्सा था इसे गोंडवाना लैंड नाम दिया गया। ठीक है, भारत दोस्तों गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, यह भी सवाल पूछा जाता है। अच्छा, पूछ रहा दोस्तों इन दोनों के बीच में क्या था? तो इन दोनों के बीच में जो समुद्र था, अभी जो चारों तरफ से घेरा था समुद्र, जिसे हम पैंथालासा कहते थे, जब ये टूटकर अलग हो गया ना, तो समुद्र का नाम हम लोगों ने दिया टेथिस सागर। क्या नाम दिया दोस्तों? तो आपके सवाल का जो जवाब है वो क्या दोस्तों? टेथिस सागर। आपको जान के दोस्तों भरोसा नहीं होगा, ठीक है, कि आज जो हम हिमालय देख रहे हैं, ये हिमालय कभी टेथिस सागर का अवशेष हुआ करता था। आप सोचेंगे कैसे? बहुत डिटेल में कहानी आपको बताएंगे जब कभी आप हमारे पेड कोर्सेस में आएंगे। ठीक है, ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जिसे रटना है ही नहीं, आपको केवल समझना है, समझना है। इतिहास ऐसा है जिसमें आपको याद करना पड़ सकता है, तथ्यों को याद करना पड़ेगा। ज्योग्राफी ऐसा बिल्कुल नहीं। ज्योग्राफी एकदम मैथमेटिक्स की तरह है, जोड़ना है तो जोड़ना है, घटाना है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे, जैसे आपके मन में आ भी रहा होगा कि सर कैसे टूट गया होगा, इसकी पूरी अपनी कहानी। किस युग में टूटा सर? कार्बोनिफेरस युग में टूटा। किस युग में टूटा? सवाल आता है कि ये जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ, ये किस युग में विभाजन हुआ? तो जवाब क्या आएगा? याद रखेंगे, इसका विभाजन हुआ है कार्बोनिफेरस युग में। ठीक है, बताऊंगा कहानी, पहले आगे पढ़ते रहिए। अगला सवाल दे रहा है दोस्तों कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस विशाल भूखंड का हिस्सा है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि यह जो है भारतीय उपमहाद्वीप, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, इसे भी आप याद रखेंगे।
देखिए अगला सवाल दे रहा है कि भारत के पश्चिमी तट का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, भारत के पश्चिमी तट का, पूर्वी तट का नहीं, पश्चिमी तट मतलब जो अरब सागर वाला तट है। ठीक है, अरब सागर वाला जो तट है, ठीक है, वही पश्चिमी तट है। करा भारत के पश्चिमी तट का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, जब ये दो भागों में बटा, गोंडवाना का हिस्सा था, तो इसका निर्माण कैसे हुआ दोस्तों? इसका निर्माण हुआ भूमि के उत्थान के वजह से। ठीक है, भूमि के उत्थान के कारण। वहां पर दोस्तों आप पश्चिमी तट में दोस्तों आप देखते होंगे पश्चिमी घाट का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, यही पश्चिमी घाट दोस्तों नदियों को पश्चिम जाने से रोकता है। भारत की जितनी भी नदियां हैं, अधिकतर नदियां वो भारत के पूर्वी हिस्से में जाकर दोस्तों मिलती हैं, बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, और केवल दो ही नदी ऐसी है जो पूरब की तरफ आती है, जिसमें नर्मदा और ताप्ती का नाम आता है। जबकि दक्षिण भारत जो प्रायद्वीपीय भारत है, वहां पर भी बहुत सारी नदियां हैं। ठीक है, जैसे गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, बहुत सारी नदियां, लेकिन हर एक नदी दोस्तों अपना जल कहां गिराती है? वो आके पूरब में ही गिराती, पश्चिम में नहीं गिराती, क्योंकि पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ दोस्तों भूमि का उत्थान हुआ है। ठीक है, भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण, किसके कारण? निर्गमन के कारण किसका निर्माण हुआ दोस्तों? पश्चिमी तट का निर्माण हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला पॉइंट दे रहा दोस्तों कि सर्वप्रथम आर्कियन संरचना का विकास कैसे हुआ। अब आपके सामने नया सवाल, सर ये आर्कियन होता क्या है? ठीक है, जिस प्रकार आप चट्टान पढ़ते हैं ना, चट्टान में आप तीन तरह की चट्टानों के बारे में पढ़ते हैं। पहला होता है आग्नेय शैल, चट्टान जिसे हम शैल भी कहते हैं, पत्थर ना, तो तीन तरह के शैल होते हैं। एक आग्नेय शैल होता है, एक रूपांतरित शैल होता है, कायांतरित शैल होता है, ये पढ़ते हैं ना। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ेंगे आर्कियन चट्टानों के बारे में, धारवाड़ चट्टानों के बारे में, कुडप्पा चट्टानों के बारे में, ठीक है, गोंडवाना चट्टानों के बारे में, ऐसे अलग अलग चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं एक एक चीज आपको बताता हूं। सवाल दे रहा है कि सर्वप्रथम जो आर्कियन संरचना है इसका विकास कैसे हुआ। जो आर्कियन चट्टान था ना, जब इसका विकास हुआ ना, तब धरातल पर, इस धरती पर कोई भी जीव जंतु उपस्थित नहीं था, कोई भी जीव जंतु उपस्थित नहीं था। ये जो आर्कियन चट्टान है दोस्तों, ये मैग्मा और लावा के ठंडा होने से बना है। पहले पृथ्वी, आज भी हम कहते हैं पृथ्वी का कोर ठोस जरूर है, लेकिन गाढ़ा द्रव है, एकदम से ठोस नहीं है, गाढ़ा द्रव है। तो पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा जो बाहर निकला और धीरे धीरे ठंडा हुआ, वही था दोस्तों आर्कियन संरचना। आप कहेंगे सर ये तो आपने आग्नेय शैल में बताया था। आग्नेय शैल में हम क्या पढ़ते हैं? आग्नेय शैल में भी लावा और मैग्मा के ठंडा होने की वजह से आग्नेय शैल का निर्माण। तो आग्नेय और आर्कियन में कोई डिफरेंस नहीं है, आप ऐसे समझ लो। आग्नेय और आर्कियन में कोई डिफरेंस नहीं है, आप याद रखना। ठीक है, दोनों की दोस्तों जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो एक जैसी हैं। ठीक है, सर्वप्रथम आर्कियन संरचना का विकास कैसे हुआ दोस्तों? अगर ये सवाल आए तो क्या बताएंगे? लावा और मैग्मा के ठंडा होने के कारण, लावा और मैग्मा के शीतलीकरण के कारण। किसके कारण दोस्तों? शीतलीकरण के कारण। ठीक है, अच्छा एक बात मुझे बताइए, कई बार आपके मन में एक सवाल और आता होगा ना कि सर लावा और मैग्मा में अंतर क्या है? कई बार ऐसा सवाल मन में आता होगा कि सर लावा और मैग्मा में क्या अंतर है। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, पता नहीं आपके दिमाग में ये सवाल आया कि नहीं आया। मैग्मा में दोस्तों यहां आधा ग लगा हुआ है, ठीक है, और इस ग का मतलब होता है गैस। याद रखेंगे, जब दोस्तों पृथ्वी के अंदर के जो पदार्थ हैं वो बाहर निकलते हैं, उनके साथ गैस भी बाहर निकलता है, तब उसे क्या कहते हैं? तब उसे मैग्मा कहते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों जब ही मैग्मा धीरे धीरे क्या होने लगता है? ठंडा होने लगता है, तब यही मैग्मा क्या बन जाता है? लावा बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? लावा। लावा में गैस नहीं होता, मैग्मा में गैस होता है। ये एकदम बेसिक सा अंतर है। आप किसी से पूछेंगे तो बहुत कम बच्चे इसके बारे में जानते होंगे। ठीक है, फिलहाल आप समझ गए नहीं सवाल का उत्तर क्या है। आगे बढ़िए। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प के किस क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते? पहले समझिए जीवाश्म होता क्या है। जीवाश्म का होता मतलब अर्थ होता दोस्तों जीव का अंश। क्या होता दोस्तों? जीव का अंश। अभी मैंने आपसे कहा जब कोई जीव जंतु था ही नहीं तो कैसे जीवाश्म पाया जाएगा? आप मुझे बताओ, संभव है? अरे जब जीव जंतु होंगे तभी ना जीव जंतु धरती के अंदर दबेंगे, जब कोई होगा ही नहीं तो कैसे दबेंगे? बात समझ रहे हैं ना? तो वही कह रहा है कि प्री कैम्ब्रियन महाकल्प के किस क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो सीधे सीधे बताइए, ये जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं, इसमें क्या नहीं पाए जाते हैं? इसमें जीवाश्म नहीं पाए, जीव का अंश नहीं पाया जाता। एक लाइन में दोस्तों आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। इसी तरह से आग्नेय में भी नहीं पाया जाता। हाँ,
आग्नेय में भी नहीं पाया जाता। कह रहा आर्कियन क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाई जाती, कहां कहां पाई जाती हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें? अगर हम पूरे भारत की बात करें तो सबसे ज्यादा आर्कियन क्रम की चट्टानें कहां मिलती हैं? ज्यादातर दोस्तों आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं वो दक्षिण भारत में मिलती है। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, वो बेल्ट लेते हुए फिर उड़ीसा मध्य प्रदेश का बेल्ट लेते हुए आप आगे बढ़ेंगे तब दोस्तों वहां पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो क्या क्या नोट किया जाए, एकदम सीक्वेंस में नोट करिएगा। सबसे पहले आप बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश के बाद आप बात करेंगे दोस्तों तमिलनाडु की, जहां जहां पाई जाती चट्टानें इस तरह की। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप बात करेंगे कर्नाटक की, इसके बाद थोड़ा सा पूरब में आके आप चले जाए दोस्तों उड़ीसा साइड, उड़ीसा के बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है। ठीक है, छोटा नागपुर बेल्ट लिख दूं का यहाँ पे। ठीक है, छोटा नागपुर जो बेल्ट है वो वाला क्षेत्र, ठीक है, यहाँ भी आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। और ऊपर आएंगे दोस्तों तो आपको बुंदेलखंड का पठार मिल जाएगा, बुंदेलखंड का जो पठारी क्षेत्र वो मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मेघालय का जो पठार है, ठीक है, मेघालय का जो पठार है, इन सभी स्थानों पर किस क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं? तो आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ये तथ्य आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल पर आ जाए। बहुत इत्मीनान से देखिए, कठिन कुछ नहीं है। ठीक है, अगला सवाल दे रहा है कि आर्कियन संरचना किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? ठीक है, देखिए आर्कियन क्या, यह एक संरचना है, यह एक क्रम है। ठीक है, यह क्रम है और यह विशेष कालखंड में निर्मित है। ठीक है, यह विशेष कालखंड में निर्मित है। ठीक है, अगर दोस्तों यहीं पर चट्टानों का नाम पूछ दे तो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं इसके अंतर्गत दोस्तों कौन से प्रकार की चट्टानें आती हैं? तो याद रखेगा आग्नेय शैल। ठीक है, इसी के अंतर्गत कौन आते हैं दोस्तों? आग्नेय शैल। पृथ्वी के अंदर का मैग्मा और लावा के ठंडा होने की वजह से इसी आग्नेय शैल का निर्माण हुआ है, और वो किस समय में हुआ है, किस विशेष कालखंड में हुआ है? तो आर्कियन क्रम की जब चट्टानों का विकास हो रहा था उस समय आग्नेय शैल का विकास हुआ है। ठीक है, पूरी बात ऐसे एक लाइन में आप याद रखें। ठीक है, आगे बढ़िए। करा प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पहाड़ियों का निर्माण किस रूप में हुआ है? तो अरावली पहाड़ियां दोस्तों कहां पाई जाती हैं? दोस्तों राजस्थान में पाई जाती। ठीक है, राजस्थान से लेकर दोस्तों यह हरियाणा को टच करते हुए, हरियाणा को छूते हुए कहां तक चली जाती है दोस्तों? नई दिल्ली तक जाती है। ठीक है, हाँ, नई दिल्ली तक। दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है ना, वो अरावली पर्वत पर स्थित है। क्या बोला सर आपने? नितिन सर ने कहा कि जो राष्ट्रपति भवन है हमारे देश में, जो दिल्ली में बना हुआ है, वो राष्ट्रपति भवन, चाहे आप संसद भवन की बात कीजिए, राष्ट्रपति भवन की बात कीजिए, ये सब के सब चीजें कहां निर्मित हैं? अरावली की पहाड़ी पर निर्मित है। सर हम तो दिल्ली गए, वहां पहाड़ तो नहीं नजर आता है। हाँ, तो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में इसका नाम आता है, और वे धीरे धीरे इसका अपरदन हो रहा है। इसका अपरदन इतना ज्यादा हो गया है कि आप जाते होंगे, जब कभी राष्ट्रपति भवन कभी देखा होगा इंडिया गेट के आसपास जाके, तो आप देखेंगे बड़ा ऊंचाई पर बसा हुआ है। बस उतनी सी ऊंचाई दोस्तों इस पहाड़ की बची हुई है। आपको इस पहाड़ की और ऊंचाई चाहिए तो आप राजस्थान में आइए। इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है दोस्तों वो माउंट आबू है। क्या दोस्तों? माउंट आबू, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी। इसी माउंट आबू को दोस्तों गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम जाना जाता है? गुरु शिखर के नाम जाना जाता है। याद रखेंगे ये अरावली। अभी फिलहाल आपसे पूछा क्या है, लिखा है कि प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पहाड़ियों का निर्माण ये किस रूप में हुआ है? तो आप कह सकते हैं इसका निर्माण मोड़दार पर्वतों के रूप में हुआ है। किस रूप में? मोड़दार पर्वतों के रूप में हुआ है, यह आप बता सकते हैं। ठीक है, और दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से इसका नाम आता है। जिस तरह से आप दक्षिण अमेरिका में कौन सा पढ़ते हैं भाई? एंडीज पर्वतमाला ना, एंडीज पर्वतमाला, वो भी दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। पूरे भारत में जितनी भी पर्वतमाला है, हिमालय तो बहुत बाद में बना भाई, ये हिमालय से भी ज्यादा पुराना है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे विशेष रूप से। आगे देखिए, करा धारवाड़ क्रम, जैसे आर्कियन क्रम की चट्टानें है ना, उसी तरह से धारवाड़ क्रम की चट्टानें होती हैं। करा धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण किस काल में हुआ है? बहुत अच्छा सवाल दिया। पहले बताइए धारवाड़ है कहां पर? एक्चुअली दोस्तों धारवाड़ जो नाम है ना, ये एक स्थान का नाम है। यह किसका नाम दोस्तों? एक स्थान का नाम है। और यह स्थान है कहां पर दोस्तों? ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, ये कहां स्थित है दोस्तों? यह स्थान कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में एक जिला है धारवाड़ जिला। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों वहीं पर इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ था, इसलिए इसे हम धारवाड़ के नाम से ही जानते हैं। कुछ नया नाम हमने नहीं दिया, धारवाड़ ही हमने नाम दे दिया। पूछा आपसे सवाल कि धारवाड़ क्रम की, जैसे आग्नेय शैलों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के विकास के फलस्वरूप हुआ, उसी तरह से धारवाड़ प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ, उसी तरह से धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें, इसका निर्माण दोस्तों किस काल में हुआ है? तो इसका निर्माण भी दोस्तों प्री कैम्ब्रियन काल में ही हुआ है। ठीक है, प्री
प्री कैम्ब्रियन काल में इसका भी निर्माण हुआ है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो दोनों प्रकार की जो चट्टाने हैं, चाहे धारवाड़ चाहे आर्कियन, ठीक है, ये दोनों का निर्माण दोस्तों प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। हाँ, आप आर्कियन की बात करेंगे तो प्री कैम्ब्रियन काल के पूर्व में हुआ है, थोड़ा सा स्टार्टिंग पीरियड में, और इसका निर्माण दोस्तों जो धारवाड़ पर है, इसका निर्माण दोस्तों बाद के समय में हुआ है। ठीक है, ये तथ्य आप याद रख लीजिए। करा धारवाड़ किस प्रकार की चट्टानी संरचना है? जिस तरह से दोस्तों हमने पढ़ा कि आर्कियन जो है, आर्कियन के बारे में पढ़ा कि आर्कियन जो है किस प्रकार की चट्टानी संरचना है, तो हमने पढ़ा यह आग्नेय शैल के रूप में दोस्तों ये आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, आपने पढ़ा। उसी तरह से सेम टू सेम डिक्टो उसी तरह से पूछ रहा है कि जो धारवाड़ है ये किस क्रम में आता है, तो दोस्तों ये जीवाश्म रहित कायांतरित चट्टान में आता है। कहां आता है? इसकी गिनती कहां की जाती है? जीवाश्म रहित। अच्छा, इसमें भी दोस्तों इसकी गिनती भी जीवाश्म रहित किया जाता है। ठीक है, जीवाश्म रहित, क्योंकि कोई जीवाश्म तो पाए नहीं जाते, पाया जाता तो लिखा जाता जीवाश्म सहित, न कि लिखा जाता रहित। ठीक है, तो जीवाश्म रहित ये था आग्नेय शैल, और ये था दोस्तों कायांतरित शैल। कौन सा? ये था कायांतरित शैल, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, बढ़िया सवाल है ना, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, कायांतरित कभी कभी एक चीज और दे देता है, अवसादी शैल दे देता है। ठीक है, तो कायांतरित प्लस अवसादी भी लिख सकते हैं, अवसादी जिसका निर्माण अवसाद से हुआ हो। ठीक है, अवसादी शैल, तो आप इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। कर धारवाड़ संरचना का सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है? तो जैसे कि अभी एक बताया मैंने कि धारवाड़ एक जिला ही है जो कर्नाटक में स्थित है, और वहीं से दोस्तों इसका विकास हुआ, तो आप कह सकते हैं कर्नाटक। लेकिन केवल कर्नाटक बोलने से काम चलेगा नहीं। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इस सवाल का जो सही उत्तर है वो आप यही कह सकते हैं कि कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र से उत्पत्ति दोस्तों इसकी हुई है। ठीक है, उस क्षेत्र में पहली बार दोस्तों इस तरह की चट्टानें देखी गई, तभी दोस्तों इसका नामकरण इसी नाम पर कर दिया गया। करा भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टानें हिमालय की किन श्रेणियों में पाई जाती है? अगर हिमालय की श्रेणी में धारवाड़ की बात करें तो दोस्तों आपने लद्दाख श्रेणी की नाम सुना होगा, लद्दाख श्रेणी का नाम सुना होगा। ये जो लद्दाख श्रेणी है किसका उदाहरण है? ठीक है, ये लद्दाख श्रेणी धारवाड़ क्रम का उदाहरण है। आपने जास्कर श्रेणी का नाम सुना होगा, जास्कर श्रेणी का नाम सुना होगा, ये भी किसका उदाहरण? ये भी धारवाड़ का। और धारवाड़ से एक शब्द याद रखिएगा, मारधाड़। क्या याद रखेंगे? मारधाड़। और मारधाड़ होता किससे है? ये लोहा लक्कड़ से। ठीक है, तो याद रखेंगे इसमें धातु पाया जाता है, एकमात्र ऐसी क्रम, ठीक है, वो धारवाड़ क्रम है जिसमें धातुएं पाई जाती, बहुत सारी धातुएं, सोना वोना सब मिलता है इसमें, सोना हो गया, तांबा हो गया, पीतल, सब A to Z पीतल कर रहे हैं। ठीक है, तांबा हो गया, लोहा हो गया, सब कुछ इसमें। हीरा मत कीजिएगा, खाली हीरा नहीं कीजिएगा, बाकी जितने भी दोस्तों तरह की धातुएं होती बहुत ज्यादा पाई जाती। इसीलिए जिस राज्य में इस तरह की चट्टानें होती है ना, उस राज्य का कोष भरा होता है, क्योंकि निकाल बेचते हैं, खनन करके राज्य की इनकम बढ़ जाती है। तो लद्दाख श्रेणी हो गया, जास्कर श्रेणी हो गया, और आ जाइए उत्तराखंड में तो आप कुमाऊनी श्रेणी ले लीजिए, कुमाऊनी। ठीक है, कुमाऊनी श्रेणी ले लीजिए, आप गढ़वाल श्रेणी ले लीजिए। ठीक है, गढ़वाल श्रेणी ले लीजिए। ठीक है, गढ़वाली। ठीक है, तो ये जो श्रेणियां हैं दोस्तों, यहां पर भी धारवाड़ क्रम विस्तृत है। होता क्या है कि बच्चे सोचते हैं कि ये तो कर्नाटक में है, अब यहां पूछ दिया हिमालय की बात, अब हिमालय तो कर्नाटक में है नहीं, इस वजह से बताना पड़ता है कि कौन कौन सी श्रेणियों में धारवाड़ क्रम की चट्टानों की विशेषताएं भी पाई जाती हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे कोर्सेज तो दिए गए, आप चाहें तो ज्वाइन कीजिए। ये ऐसे विषय हैं जो पूरी तरह से आपको पढ़ा दिए गए। वाली जो क्लास चल रही है ये वैसे तो सुबह के 9 बजे चलती है, बट अभी कई दिनों से क्लासेस बंद थी, इस वजह से थोड़ा सा टाइम डिस्टर्बेंस है। तो अब दोस्तों अब इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी तक क्लास आपकी कंप्लीट हो गई है। आगे लिख रहा है कि कुडप्पा संरचना में सर्वाधिक भंडार किसका पाया जाता है? देखिए अभी पीछे की चीज एक बार रिवाइज कर लीजिए, एक तो आर्कियन हम लोगों ने पढ़ा, दूसरा धारवाड़ पढ़ा, अभी कुडप्पा दे रहा है। कुडप्पा एक स्थान का नाम है दोस्तों, कुडप्पा एक स्थान का नाम है, और यह स्थान कहां पर दोस्तों? यह स्थान है आंध्र प्रदेश में। कहां है? जैसे जिस तरह से हमने पढ़ा धारवाड़ कहां पड़ता है? धारवाड़ जो क्षेत्र है वो कर्नाटक में स्थित है, उसी तरह से जो कुडप्पा क्षेत्र है आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसे भी आप याद रखें। करा कुडप्पा संरचना में सर्वाधिक भंडार दोस्तों किसका पाया जाता है? तो इसमें कुछ छूटा क्या हमारा? एक छूटा, मैंने कहा कि कुडप्पा पे आ गए, अभी तो मारधाड़ के बारे में मैंने बताया ही नहीं। ठीक है, कि भाई धातुएं पाई जाती है तो बताना पड़ेगा ना, तभी मैंने कहा कुडप्पा स्टार्ट हो गया। इसको देख लीजिए, करा भारत के धात्विक खनिज संसाधन सबसे अधिक किस संरचना में पाए जाते हैं? अभी तो मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा धात्विक खनिज कहां पाए जाते हैं? ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? धारवाड़
क्रम की चट्टानों में दोस्तों सबसे अधिक धातुएं पाई जाती हैं। यही रीजन है कि जिस जिस राज्य में इस क्रम की चट्टानें हैं वो राज्य बड़ा धनी राज्य है। ठीक है भाई, बेचेगा ना, खूब सोना निकल रहा, बेच रहा है आराम से। सर वो आप कोलार की खान वान जो हम लोग देते KGF में, वहां कौन सी चट्टान, यही है, यही धारवाड़ क्रम की चट्टानें। भाई सोना लोहा सब इसी में पाया जाता है ना। करा भारत के किस भौमिकीय शैल में लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है, खूब लोहा पाया जाता है। तो याद रखेंगे कहां पाया जाता है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। कहां पाया जाता है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में क्या पाया जाता है दोस्तों, बहुतायत मात्रा में लोहा पाया जाता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है समृद्ध भंडार है। झारखंड और आगे क्यों है, वो इसीलिए दोस्तों आगे है। करा धारवाड़ संरचना में मुख्यतः कौन से प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, कि ध से धारवाड़ और ध से धात्विक खनिज याद रखेंगे। और धात्विक में क्या क्या याद रखेंगे, ठीक है, क्या याद रखेंगे दोस्तों, यहां पर धात्विक खनिज पाए जाते हैं, धात्विक खनिज पाए जाते हैं। और धात्विक खनिज में क्या पाया जाता है, तो सबसे पहले आप लिखिएगा लौह अयस्क पाया जाता है। दूसरे नंबर पे लिखिएगा दोस्तों तांबा पाया जाता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे लिखिएगा दोस्तों चांदी पाया जाता है। चौथे नंबर पे लिखिएगा दोस्तों सोना पाया जाता है। और क्या पाया जाता है, आपने पाइराइट का नाम सुना है, पाइराइट का नाम सुना है, थोड़ा सा अलग है इसलिए मैं इसको अलग से लिख रहा हूं। ठीक है, पाइराइट मत लिखिए, बल्कि आप मैग्नीज कर लीजिए, अभ्रक कर लीजिए, पहले ये सब लिखिए, अभ्रक, अभ्रक, अभ्रक के अलावा मैग्नीज कर लीजिए, मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज जो जानते हैं पहले उसको लिखिए। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, एक तो लोहा हो गया, तांबा हो गया, सोना चांदी हो गया, अभ्रक हो गया, और क्या हो गया, मैग्नीज हो गया। पाइराइट भी पाया जाता है, ये सब भी चीजें पाई जाती है। ठीक है, डोलोमाइट भी पाया जाता है। विशेषकर आप इसे याद रखें, ज्यादा सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है आपसे कि कुडप्पा संरचना में सर्वाधिक भंडार दोस्तों किसका है, क्या, अच्छा क्या पाया जाता है कुडप्पा संरचना में। ठीक है, तभी मैंने बताया कि जो कुडप्पा संरचना है, ये कुडप्पा एक जिला है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, इसमें पाए जाते कई सारी चीजें, जैसे इसमें पाया जाता है चूना पत्थर। ठीक है, क्या पाया जाता है, चूना पत्थर। इसमें पाया जाता है संगमरमर, क्या पाया जाता है, संगमरमर। इसमें पाया जाता है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर। ठीक है, ये सब दोस्तों इसी तरह की ETC लिख लीजिए। ठीक है, तो इन सबका सर्वाधिक भंडार, इन सब में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा पाया जाता है चूना पत्थर। सर्वाधिक मात्रा में क्या मिलता है, चूना पत्थर। जैसे धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, लोहा सबसे ज्यादा मिलता है, लौह अयस्क। ठीक है, इतना ज्यादा सोना मिलता तब तो भारत माला माल नहीं हो जाता। ठीक है, तो सोना मिलता है लेकिन बहुतायत मात्रा में नहीं, कम मात्रा मिलता है, लोहा खूब मिलता है। उसी तरह से यहां पर चूना पत्थर दोस्तों खूब मिलता है। ठीक है, कह कुडप्पा संरचना किन चट्टानों के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है, बताया तो कि चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए फेमस है, यह चूना पत्थर के लिए फेमस है, अगर कुडप्पा संरचना की बात करें तो। ठीक है, हाँ, चूना पत्थर के बाद अगर किसी की बात करेंगे तब दोस्तों आप बलुआ पत्थर कर लीजिए। ठीक है, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर। फिर अच्छा आप उसका नाम सुने हैं, स्लेट या क्वार्टजाइट वगैरह का नाम सुने, वो सब भी लिखिएगा। ठीक है, स्लेट भी पाया जाता है, संगमरमर भी पाया जाता है, संगमरमर भी पाया जाता है, क्वार्टजाइट भी पाया जाता है, क्वार्टजाइट। ठीक है, क्वार्टजाइट भी पाया जाता है। ये सारी चीजें कहां मिलती हैं, ये कुडप्पा क्रम की चट्टान में मिलती है। ठीक है, आगे बढ़िए। कह कुडप्पा संरचना का सर्वाधिक विकास ये किस क्षेत्र में हुआ, सबसे ज्यादा कुडप्पा संरचना का विकास दोस्तों कहां हुआ है, तो बताया तो इसको मैंने शुरू में आपको बताया कि आंध्र प्रदेश के कुडप्पा क्षेत्र में। ठीक है, कहां पर दोस्तों, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास है, तभी तो इसको हम कुडप्पा के नाम से ही जानते हैं। जैसे धारवाड़ के नाम से धारवाड़ क्रम की चट्टानों को जानते हैं, उसी तरह से इसे कुडप्पा क्यों जानते हैं, क्योंकि इसकी उत्पत्ति, इसका सबसे ज्यादा भंडार जो है वो आंध्र प्रदेश के कुडप्पा में था, तो नाम ही दे दिया गया कुडप्पा का। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। आगे दे रहा है दोस्तों, विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, विंध्य क्रम की चट्टानों के निर्माण के बारे में पूछ रहा है। देखिए, अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय दोस्तों भारत में नवीन पर्वत श्रेणी में इसकी गिनती की जाती है, कभी बहुत नया नया है, अभी बहुत युवा पर्वत है। ठीक है, विंध्य पर्वत दोस्तों बहुत पुराने, हिमालय से भी ज्यादा पुराने हैं। अरावली तो सबसे पुराना हो गया, विंध्य उसके बाद बना है। कह विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ दोस्तों, तो इसका निर्माण जल निक्षेपों द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ दोस्तों, जल निक्षेपों द्वारा। इसे पढ़कर आप कहेंगे कि सर क्या लिखा है,
कोई सोच भी नहीं सकता कि विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण जल के निक्षेप द्वारा हुआ है। निक्षेप का मतलब तो सर एक तरह से रिजर्व होता है, उसके जुटने से हुआ। हाँ, इसी तरह से हुआ दोस्तों, इसीलिए तो इसकी बहुत ज्यादा ऊंचाई नहीं देखने को मिलती है। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तब मिलेगा चीजें। करा विंध्य संरचना निर्मित है, जैसे हमने पीछे आर्कियन के बारे में पढ़ा तो वहां आग्नेय शैल के बारे में पढ़ा, हमने जो है आगे धारवाड़ के बारे में पढ़ा तो वहां पर दोस्तों किसके बारे में पढ़ा, धारवाड़ में कायंत्रित के बारे में पढ़ा, अवसादी के बारे में पढ़ा। उसी तरह से दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि जो विंध्य संरचना है ये किस प्रकार दोस्तों निर्मित है, ये बताइए। तो इसका निर्माण भी अवसादी चट्टानों से ही हुआ है, अवसाद से बना हुआ, ठीक है, अवसादी चट्टानों से निर्मित है यह विंध्य संरचना, और जल के निक्षेपों द्वारा इसका निर्माण हुआ है, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि विंध्य क्रम की चट्टानों का विस्तार ये किन क्षेत्रों में पाया जाता है। ये तो गजब का जवाब है, आपको भरोसा नहीं होगा। जिस तरह से आपने सबसे पहले आर्कियन के बारे में पढ़ा, तो आर्कियन कहां देखा दोस्तों, आर्कियन चट्टान सोचो नीचे आंध्र प्रदेश से स्टार्ट होकर वहां मेघालय के पठार तक, वहां बुंदेलखंड का पठार तक, वहां तक पहुंच रही है, ठीक है। उसी तरह से जब आप विंध्य श्रेणी के बारे में पूछेंगे तो जनरली हम विंध्य श्रेणी के बारे में जब पढ़ते हैं ना तो हम पढ़ते हैं कि इसका विस्तार है सासाराम प्लस रोहतास जिला, बिहार का जो रोहतास जिला है यहाँ, ठीक है। तो ये हो गया बिहार वाला बेल्ट, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आ जाते हैं तो मिर्जापुर सोनभद्र पकड़ लेते हैं, ठीक है, मिर्जापुर सोनभद्र वाला एरिया पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये हम पढ़ लेते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में। इसके बाद हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा एमपी में आ जाइए, आप बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक आ गए, आगे बढ़ेंगे तो आप मध्य प्रदेश में आ जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में आएंगे तो मध्य प्रदेश में एक जगह है दोस्तों होशंगाबाद, ठीक है, होशंगाबाद, वहां भी दोस्तों इसका विस्तार मिलता है, ये आपकी एमपी वाला बेल्ट है। इतने पे आपको रुकना नहीं, आप और आगे जाइए और आप सीधा आगरा पहुंच जाइए। आगरा सब फिर से यूपी में आ गए। हाँ, आगरा तो हो ही नहीं सकता सर, आप पढ़ लो, आप रिसर्च कर लो, या तो मुझे पढ़ाने दो या तो आप सीखो। आगरा तक दोस्तों इस विंध्य क्रम की चट्टानों का विस्तार है। और अभी रुक क्यों रहे हो, आपको ले चलता हूं राजस्थान, चित्तौड़गढ़ साइड। सर चित्तौड़गढ़ में विंध्य क्रम की श्रेणियां, हाँ भैया लिखो, जल्दी लिखो, जो समझा रहा हूं लिखो, ठीक है। तो आप आ जाना, आप पढ़ोगे चित्तौड़गढ़ के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, चित्तौड़गढ़। सर चित्तौड़गढ़ तो राजस्थान में है, हाँ तो क्या करें, राजस्थान में है तो है, ठीक है। हम तो पढ़ रहे हैं विंध्य क्रम की चट्टानें। अच्छा एक बात बताओ, आर्कियन क्रम की चट्टानें मेघालय के पठार तक जा सकती हैं, अब विंध्य क्रम की चट्टानें बढ़कर आगे नहीं बढ़ सकती? तो उसी की देन है कि नर्मदा ताप्ती के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि किस प्रकार दोस्तों ये विंध्य क्रम रोक के रखा है ताप्ती को, नर्मदा को, ठीक है। यहाँ पे दोनों को अलग अलग है, ठीक है। एक तो दोस्तों महाराष्ट्र साइड मिल जाएगा, ऊपर की साइड आपको ताप्ती मिलेगा, नीचे साइड आपको महाराष्ट्र मिलेगा, ठीक है, सॉरी नर्मदा मिलेगा। आगे करा पन्ना, दोस्तों मध्य प्रदेश में। पन्ना किस लिए जाना जाता है दोस्तों, तो पन्ना हीरे के लिए जाना जाता है, ठीक है। पन्ना किस लिए जाना जाता है, पन्ना हीरा उत्पादन के लिए जाना जाता है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। करा पन्ना मध्य प्रदेश में हो गया, गोलकुंडा की खान ये आंध्र प्रदेश में होगी। ये दोस्तों भारत में स्थित हीरे की खानें हैं और ये किस प्रकार की चट्टानों में पाई जाती हैं, तो याद रखिएगा यहाँ है विंध्य क्रम की चट्टानें। कौन सी है दोस्तों, यहाँ पर कौन सी चट्टानें हैं, विंध्य क्रम की चट्टानें, ठीक है। विंध्य क्रम की चट्टानों में दोस्तों हीरा मिलता है। और अगर हम सोना चांदी की बात करते हैं, तो सोना चांदी दोस्तों ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलता है। किस क्रम की चट्टानों में, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में क्या मिलता है, सोना चांदी मिलता है। और विंध्य क्रम की चट्टानों में क्या मिलता है दोस्तों, हीरा यानी डायमंड मिलता है, ठीक है। इसे भी आप याद रखेंगे। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, भारत का डायमंड सिटी किसे कहते हैं, सूरत को। किसे कहते हैं, सूरत। कहां पर है, गुजरात में स्थित है ना, सूरत, उसे कहते हैं। करा किस प्रांत के जिले के नाम पर धारवाड़ क्रम की चट्टानों का नामकरण हुआ है, तो धारवाड़ दोस्तों एक स्थान का नाम है। मैंने बताया तो कि धारवाड़ क्या है, यह स्थान विशेष का नाम है। और धारवाड़ कहां पर स्थित दोस्तों, यह कर्नाटक में स्थित है, यही ना, कर्नाटक में, बंगलुरु राजधानी है। करा आर्कियन क्रम की चट्टानें अस्तित्व में आई, कब अस्तित्व में आई, ये भी बताया मैंने, प्री कैम्ब्रियन काल, ठीक है। अगर पूछता कि कब आई तो बता सकते हैं प्री कैम्ब्रियन काल में, या कह सकते हैं दोस्तों कि जब पृथ्वी के अंदर का मैग्मा प्लस लावा के ठंडा होने के फलस्वरूप ये आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है, यही है ना,
ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिए। और आगे बढ़ जाइए दोस्तों, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रहा है कि आगरा और दिल्ली के लाल किले का निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थरों से हुआ है। ये पत्थर पाए जाते हैं। बलुआ पत्थर आपने कहां पढ़ा? आपने बलुआ पत्थर पढ़ा, आपने संगमरमर पढ़ा, आपने स्लेट पढ़ा, आपने क्वार्टजाइट पढ़ा, आपने ये सब चीजें पढ़ा ना। तो ये कहां पाई जाती है दोस्तों? ये विंध्य क्रम की चट्टानों से संबंधित, ठीक है। यह अच्छा, एक चीज रुकिएगा, एक चीज मैं रुकिए समझा दे रहा हूं आपको। विंध्य क्रम की चट्टानें, ठीक है। जो आपने पीछे दोस्तों पढ़ा, एक सवाल आपने पीछे पढ़ा, आपने पढ़ा था कुडप्पा के बारे में, ठीक है। मैं लिख ही दे रहा हूं, क्या पीछे ले जाऊं। आपने पीछे पढ़ा कुडप्पा के बारे में। क्या पढ़ा था? कुडप्पा। कुडप्पा जो नाम है दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र से आया। और ये कुडप्पा के बारे में जब आपने पढ़ा तो यहीं पर आपने पढ़ा चूना पत्थर, आपने यहीं पढ़ा बलुआ पत्थर, आपने यहीं पर पढ़ा संगमरमर, संगमरमर, आपने यहीं पर पढ़ा क्वार्टजाइट, ठीक है। ये सब पढ़ा, ठीक है। ये कुडप्पा क्रम की चट्टानों की विशेषता है। अब यहीं पे होती गलती। गलती क्या होती है? लाल किला दोस्तों दो जगह बना हुआ है, एक दिल्ली में लाल किला है, एक आगरा में भी लाल किला है, ठीक है। ताजमहल के पास में भी एक लाल किला है, ठीक है। लाल किला नाम क्यों दिया गया उससे? क्योंकि वो जिन पत्थरों से बना है उनका कलर जो है दोस्तों लाल रंग का है, इस वजह से उसे लाल किला नाम दे दिया गया। अलग से कोई रंगाई नहीं हुआ, वो पत्थर का कलर ही लाल है, इस वजह से लाल किला नाम दे दिया गया। और भी बहुत सारे किले हैं, जैसे इलाहाबाद में किला है, फतेहपुर सीकरी में किला है, कई जगह किला है, लेकिन वहां पर दोस्तों लाल बलुआ पत्थरों का निर्माण, लाल बलुआ पत्थरों से उन किलों का निर्माण नहीं किया गया, इसलिए उसे हम लाल किला नाम नहीं देते, लेकिन इन्हें हम लाल किला कहते हैं। तो लाल रंग के जो बलुआ पत्थर थे ये कुडप्पा क्रम की चट्टानों से नहीं लिए गए थे, विंध्य क्रम की चट्टानों से लाल लाल रंग के पत्थर चुने गए थे, ठीक है। अब बच्चा जो पढ़ा होता है ना, पत्थर पत्थर देख के कुडप्पा ठोक के चला आता है, उसको पता ही नहीं कि हाँ विंध्य क्रम करना है। ये गलती होती है। और ये सब बताने का काम एक अध्यापक का है कि वो समझाए अपने बच्चों को कि भाई कहां पर हमें गलती नहीं करनी है, किन किन बातों का ध्यान देना है। ये मेरा काम है, इसलिए मैं आपको समझाते चल रहा हूं, ठीक है। आगे कह रहा है रेंगने वाले जीव और मछलियों के अवशेष दोस्तों ये किस क्रम की चट्टानों में प्राप्त होते हैं? देखिए ये सब जहां मिलेंगे इसका मतलब जीवाश्म मिल रहा है, और जीवाश्म कहां मिलता है? ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। कहां मिलता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में क्या पाए जाते हैं दोस्तों? यहां जीवाश्म पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई ना? वहां पर रेंगने वाले जीव भी मिलते हैं, मछलियों के अवशेष भी मिलते हैं। करा आद्य कल्प में भारत में पहली ज्वालामुखी क्रिया दोस्तों घटित हुई थी, और ये ज्वालामुखी क्रिया दोस्तों कहां घटित हुई थी ये आपको बताना है। तो अगर आद्य कल्प की बात करें, देखिए आप अगर तुक्का लगाएंगे गलत हो जाएगा। मैं बताऊं आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आपके दिमाग में चल रहा है कि भारत में ज्वालामुखी कहां है, और आपके पास दो जवाब है। एक जवाब है बैरन द्वीप, एक है नारकोंडम, और दोनों अंडमान निकोबार में पड़ते हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जहां पर है उसी के पास में बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। दो हैं, एक का नाम है बैरन ज्वालामुखी, एक का नाम है नारकोंडम ज्वालामुखी, लेकिन ये इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब नहीं। अब जो दूसरा आप जवाब सोच रहे हैं वो है नागपुर का पहाड़, नागपुर छोटा नागपुर क्षेत्र का जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो पठारी क्षेत्र है, आप उसके बारे में सोच रहे हैं कि संभवतः वो। तीसरा जवाब कुछ बच्चों के मन में आ रहा है दक्कन ट्रैप, कि दक्कन ट्रैप में जमीन फट गई, अंदर का मैग्मा जो है धीरे धीरे बाहर निकल करके फैल गया, तो दक्कन ट्रैप भी कुछ लोगों को नजर आ रहा है। और ये सबके सब उत्तर आपके गलत हैं। यहां मुद्दा है आद्यकल्प की, बहुत पहले की बात कर रहा है, ठीक है। ये एक अलग से युग की बात कर रहा है, ठीक है। आप एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक फोल्डर आप ओपन कर लीजिए, ठीक है। जहां पे मैंने, जब मेरे पास स्क्रीन नहीं था तब मैं बोर्ड पे पढ़ाता था, वहां पर दोस्तों मैंने बहुत विधिवत पढ़ाया है, एक एक युग के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ाया। वहां जाके पढ़िए तो आद्यकल्प के बारे में आपको मिलेगा। तो आद्यकल्प में भारत में जो ज्वालामुखी घटना घटित हुई थी ये बिहार में घटित हुआ था। अब जो बच्चा पढ़ेगा वो कहेगा सर बिहार में ज्वालामुखी घटना, अरे तो हम वही पढ़ाते हैं जो आपको कहीं नहीं मिलता, ठीक है। बिहार में कहां पर हुआ था सर? बिहार में एक जगह है दोस्तों डालमा पहाड़ी। क्या है जगह? डालमा पहाड़ी। आप कभी उसका इतिहास पढ़िए, ठीक है। तो डालमा पहाड़ी जो दोस्तों, वहीं पर पहली ज्वालामुखी क्रिया
आद्य कल्प में दोस्तों घटित हुई थी, ये आप याद रखेंगे। बहुत शानदार सी बात है ना, कुछ मिला अलग से ना, मिलेगा, सब मिलेगा। आगे लिख रहा है कि बुंदेलखंड नीस, क्या है दोस्तों, नीस एक वैरायटी होता है। कह रहा बुंदेलखंड नीस हो गया, चाहे नीलगिरी नीस हो गया, ये जो नीस है ये किसका उदाहरण है, आपको सिर्फ इतना बताना है। तो ये जो नीस है दोस्तों, ये आर्कियन क्रम की चट्टानों का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, यह आर्कियन क्रम की चट्टानों का, आर्कियन क्रम की चट्टानों का यह उदाहरण। अगर आप नीस की बात कर रहे हैं तो ठीक है, इसको आप कुडप्पा में मत डाल दीजिएगा, ठीक है। कई बार लोग क्या करते हैं, कुडप्पा में डाल देते हैं, सोचते हैं कि वहीं पर क्वार्टजाइट है, वहीं पर संगमरमर है, वहीं पर स्लेट है, तो इसका भी संबंध संभवतः उसी से होगा, लेकिन गलत हो जाता है। नीस जहां भी दे, चाहे वो बुंदेलखंड नीस दे दे, चाहे वो नीलगिरी नीस दे दे, या फिर आपसे कभी वो बंगाल या बेल्लारी का नीस भी दे सकता है। क्या दे सकता है, बंगाल नीस, या फिर बेल्लारी नीस दे सकता है। क्या दे सकता है, बेल्लारी नीस, ठीक है। इन सभी नीस का संबंध दोस्तों किससे है, आर्कियन क्रम की चट्टानों से है, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा किस क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, तो वो तो कई जगह हैं, जैसे आर्कियन में भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, पाए जाते हैं क्या, आर्कियन में भी नहीं पाए जाते हैं, कुडप्पा में भी दोस्तों जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, धारवाड़ में भी दोस्तों जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, क्या, ठीक है, यह इन सभी में दोस्तों नहीं पाए जाते, ठीक है। और पाए जाते हैं, अगर ये पूछा जाता तो पाए जाते हैं कहां पर दोस्तों, पाए जाते हैं तो पाए जाते हैं सिर्फ एक जगह, जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ठीक है, गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं सिर्फ वहीं पर जीवाश्म पाए जाते हैं, बाकी और किसी चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। कह रहा बिंद क्रम की चट्टानें फैली हैं, बताया तो कहां से कहां तक फैली हैं, हमने कहा सासाराम बिहार में है, हमने बताया रोहतासगढ़ का किला बहुत शानदार, ठीक है, हमने बताया मिर्जापुर, हमने बताया होशंगाबाद, कहां बताया, एमपी होशंगाबाद, ठीक है, होशंगाबाद, हमने आपको बताया आगरा, ठीक है, आगरा, हमने आपको बताया चित्तौड़गढ़, क्या बताया, चित्तौड़गढ़, यहां तक दोस्तों ये फैली हैं, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। राजस्थान तक, यानी बिहार से लेकर राजस्थान तक ये बिंद क्रम की चट्टानें फैली हुई हैं, आप इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उनके हैंड रिटन नोट्स हैं, ये मैंने अपने हाथ से लिख के तैयार किया है। जब कभी ये बोर्ड नहीं था तो मैं या तो कॉपी पे पढ़ाता था, या तो अलग से जो व्हाइट बोर्ड होता है उस पर पढ़ाता था, और ये उसी के दोस्तों नोट्स हैं, आपके लिए पूरी क्लासेस अवेलेबल हैं। आप स्टडी 91 के प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों अपनी क्लासेस देख सकते हैं, और आप विजिट कीजिए एक बार स्टडी 91 के वेबसाइट पर या एप्लीकेशन पर। वहाँ आएंगे तो हर विषय के लिए आप अलग से टेस्ट दे सकते हैं, अनलिमिटेड PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ढेर सारे स्टडी मटेरियल हैं जिसके लिए आपको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं, लेकिन एक बार विजिट कीजिए और पढ़िए आकर के, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।